हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर 2019 के पेपर के सीडीपी के क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत ही डिटेल से। तो आगे बने रहिए। आगे देखते हैं सीडीपी का पहला क्वेश्चन। भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है? पहला ऑप्शन है जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड होती है। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? प्रस्तुति अवस्था, सामाजिक अनुबंध, अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास की अवस्था। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। ये किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात का, जेंडर पहचान का, जेंडर संबद्धता का या जेंडर समरूपता का? इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा, जेंडर पक्षपात का, जेंडर बाइस का हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों को जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा या जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, डिस्कस करना। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जॉन बी वॉटसन, लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे या लॉरेंस कोलबर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोस्की ने कहा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं पर प्रभाव का महत्व दिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही आपको जनवरी 2024 के सीटेट के पेपर में देखने वाले हैं आप क्वेश्चन। जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे ये जूता पूरा बन जाए। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह से संबोधित करते हैं? वाइगोस्की का पूछा, अगर जिन प्याजे का पूछता तो आंसर अलग होता। व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पहाड़ या ढांचा, आत्म केंद्रित वार्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच। और अगर यहाँ वाइगोस्की की जगह जिन प्याजे देता तो ईगोसेंट्रिज्म स्पीच, आत्म केंद्रित वार्ता हो जाती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। बच्चे को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग या पहाड़ स्कॉप फोल्डिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ ढांचा या स्कॉप फोल्डिंग। ये वाइगोस्की ने कहा है। आगे देखते हैं निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जिन प्याजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, सेकंड है संरक्षण कक्षा समावेशन और अस्थिगत अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संरक्षण और कक्षा समावेशन होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जीन प्याजे की संरचना है? स्कीमा, अवलोकन अधिगम, अनुबंधन, प्रबलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कीमा। प्याजे ने स्कीमा विकास के संदर्भ में प्याजे ने कहा। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन किस लिए करना चाहिए? बच्चों विद्यार्थियों के लिए निश्चित श्रेणी निश्चित करने के लिए, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्ट और भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांक के आधार पर नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता, उनकी भ्रांतियों को समझेंगे, इसलिए आकलन का प्राथमिक उद्देश्य यह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि के बारे में कथन सही कथन बता रहा है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा और निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकाकी विशेषक है। बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का समूह है। तो इसका सही कथन है बुद्धि बहुआयामी है और जटिल योग्यताओं का समूह है। आगे देखते हैं रूही हमेशा समस्या के एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का
प्रदर्शन कर रही सृजनात्मक विचारक, अभिसारिक विचारक, अनम्य विचारक, आत्म केंद्रित विचारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मक विचारक या डाइवर्जेंट थिंकर। ऑप्शन में होता तो वो भी हो जाता। अभिसारक विचारक होता है वो होता है जो एक ही आंसर सोचता है किसी क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को विद्यालय छोड़ देने के लिए कहना चाहिए, इस स्थिति को जैसा है स्वीकार लेना चाहिए, इन विद्यार्थियों की अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए, बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी शिक्षण पद्धति में सुधार करना चाहिए, बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के नए तरीके ढूंढने चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक विशिष्ट शैक्षिक योजना को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए समावेशी कक्षा में। आगे देखते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पठन वैफल्य, बच्चों को प्राथमिक लक्षण क्या है? अगर आपको ऐसा शब्द आ जाए पठन वैफल्य, आपको समझ नहीं आ रहा है तो पढ़ा हुआ यहाँ देख लेना इंग्लिश में डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है? न्यूनतम अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता और धारा प्रवाह पढ़ने में असमता, एक ही गति विषय कार्य बार बार दोहराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा प्रवाह पढ़ने में समस्या होगी तो धारा प्रवाह पढ़ने में असमता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों की एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्य व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराना, करा के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। आगे देखते हैं, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों की इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत में बदल देना चाहिए, प्रतिकूल प्रमाण और उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों की चुनौती देनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रतिकूल प्रमाण उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों की चुनौती देनी चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना चाहिए, बच्चों के अनुभवों की प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना और वर्गीकरण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे को अनुभवों की प्रमुखता देना, उन पर विचार करना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समय एवं संज्ञान एक दूसरे से खल जगह है, पूर्णतः अलग है, स्वतंत्र है, संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन्निहित है, इंटरवोन विथ, सन्निहित है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिगम पुनरुत्पादक और स्मरण की प्रक्रिया है, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, अधिगम आवर्तीय संबंधों के द्वारा व्यवहार में का अनुबंध है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने की एक प्रभावशाली तरीका है, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, यह अवधारणाओं की समझ के अभाव पैदा करता है, समझ में अवधारणाओं यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर केंद्रित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने की एक प्रभावशाली तरीका है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको जनवरी 2024 के सीटेट में देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं, बच्चों को अधिगम गतिविधि में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना, दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? बाहरी अप्रेरणा कम हो जाती है, तो इसमें आंतरिक अप्रेरणा कम होगी। तो आंतरिक अप्रेरणा से मिलता जुलता कौन सा ऑप्शन है वही सही होगा, आपको ऐसे ही देखना है। तो बाहरी अप्रेरणा कम होगी नहीं, आंतरिक अप्रेरणा बढ़ेगी कैसे? ये बच्चों के प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम करेगी। ये आंतरिक प्रेरणा का मतलब यही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत और समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। इसमें आपको सार्थक अधिगम को बढ़ावा देना है तो शारीरिक दंड का प्रयोग नहीं करना है, तुलना नहीं करनी है। तो इसका राइट आंसर दोनों ऑप्शन को इसमें है, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? एक व्याख्यान देकर, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करवा के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषण और परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करवा के जटिल अवधारणाओं को समझा सकते हैं। आगे देखते हैं, एक प्राथमिक विद्यालय में अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है? छोटे कार्य करने के लिए भौतिक पुरस्कार देना, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, बच्चों को सहज अनुभव अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके, उसी पर आधारित मंथन करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को सहज अनुभव अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके, उसी आधारित विचार मंथन करके। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से घटित होता है? शिशुअवस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशुअवस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल। विकास परिवर्तनीय होता है, विकास आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इससे प्रभावित नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं सांस्कृतिक संदर्भ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। नहीं पूछा था और ये कथन गलत है इसलिए। आगे देखते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता के प्राथमिक कारण क्या है? लोगों द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवंशिक और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिक और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया के कारण व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण की एजेंसी है? प्राथमिक होती है तो परिवार तो प्राथमिक आ जाएगा, पास पड़ोस भी, परिवार और मीडिया, परिवार प्राथमिक है, विद्यालय और मीडिया, विद्यालय और मीडिया द्वितीयक एजेंसी है, मीडिया और पास पड़ोस हो जाएगा। ये तो प्राथमिक एजेंसी है, इसीलिए 3rd नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, विद्यालय और मीडिया। आज के थे ये 30 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऐसी वीडियो देखने को मिलेंगे आपको।